वेलकम बैक दोस्तों। आज जो EMRS की TGT मैथ के लिए अपन सेकेंड यूनिट स्टार्ट करी थी अपन ने हम लोगों ने एलिमेंट्री नंबर थ्योरी। तो उसको जो कल मैंने पढ़ाया था उसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। कल क्या पढ़ाया था? पियानो के एग्जाम से पढ़े थे, और जो मैथमेटिकल इंडक्शन वाला है जो दोनों है उसके प्रिंसिपल पढ़े थे, और उसके बाद में पढ़े थे उसके एग्जाम्पल्स, जो कि बेसिकली एक तरीके से मेमोराइज करने होते हैं कि उनको समझ के आप पूरा प्रूफ करना तो लंबा प्रोसेस है। तो इसके अंदर पहले पियानो के एग्जाम्स पे आते हैं। तो पियानो का पहला एग्जाम्स है जो पियानो ने दिया वो है वन इज ए नेचुरल नंबर, और इसका वन बिलोंग टू एन, दिस इम्प्लाइज दैट एन इज एन ऑन एम्प्टी सेट। ये पियानो का पहला एग्जाम है। सेकंड एग्जाम बोलता है अगर किसी भी नंबर का इमीडिएट सक्सीजर होता है एक को छोड़ के, और कौन सी मैपिंग होती है इसके अंदर? इनटू मैपिंग होती है। इनटू मैपिंग किस लिए होती है? एक के लिए, क्योंकि एक का कोई सक्सीजर नहीं होता नेचुरल नंबर में। फिर थर्ड है, थर्ड एक का कोई सक्सीजर नहीं होता। फोर्थ के अंदर अगर किन्हीं दो नंबर्स के सक्सीजर सेम है तो वो दोनों आइडेंटिकल होंगे, दोनों सेम नंबर होंगे। फिफ्थ है अगर एक और किसी सेट में अगर किसी नंबर एक को इंक्लूड कर दिया जाए, और उसके बाद में जो भी सेट में एलिमेंट्स है उनकी सबके सक्सीजर है अवेलेबल है, तो एक और उसको मिला के जो सक्सीजर वाला सेट है उसको मिला के जो सेट बनेगा वो नेचुरल नंबर के बराबर होगा, एन के बराबर होगा। उसके बाद में इंडक्शन के दो मेथड है, दो दो प्रिंसिपल है। अगर कोई वन के लिए ट्रू है, कोई भी अगर इक्वेशन कोई भी फॉर्मूला अगर वन के लिए ट्रू है, कोई स्टेटमेंट वन के लिए ट्रू है, तो वो के लिए ट्रू होगा। के लिए ट्रू होगा तो के प्लस वन के लिए भी ट्रू होगा वो, जहाँ पे के कहाँ से कहाँ तक है? एक से लेके एन तक है, एन से छोटा है। अब इसके अंदर देखा था अपन ने, एग्जाम्पल देखे थे, टी बराबर वन टू एन माइनस वन टी प्लस वन। तो इसका क्या आ जाएगा? एन माइनस वन एन प्लस वन अपॉन का थ्री, एन जहाँ एन की वैल्यू क्या रहेगी? ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू। सेकेंड है अपना वन माइनस का वन अपॉन का टू का स्क्वायर, वन माइनस वन अपॉन का थ्री का स्क्वायर, अप टू वन माइनस वन अपॉन का एन स्क्वायर बराबर एन प्लस वन अपॉन का टू की पावर एन। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि जैसे मान लो मैं फर्स्ट यहाँ पे वन रखूंगा तो फर्स्ट टर्म प्राप्त हो जाएगी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। लेकिन टू रखूंगा तो ये दोनों की वैल्यू मेरे को जॉइंट में प्राप्त होगी। जैसे पहले वाला तो ये ऐड होके आएगा। फिर उसके बाद में टू एन प्लस वन लेस देन टू की पावर एन, जहाँ एन की वैल्यू कितनी है? थ्री से लेस देन है। ये एन की वैल्यू तीन से लेस देन है, तीन से ग्रेटर देन तीन है, तभी ये ट्रू रहेगा। साइन अल्फा प्लस का बीटा साइन प्लस साइन अल्फा प्लस का टू बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस का एन माइनस वन बीटा बराबर साइन अल्फा प्लस का एन माइनस वन बीटा बाई टू साइन एन बीटा बाई टू अपॉन का साइन बीटा बाई टू, ये फॉर्मूला। फिर उसके बाद में फैक्टोरियल वाला आ जाता है, वन इंटू फैक्टोरियल वन प्लस टू इंटू फैक्टोरियल टू प्लस थ्री इंटू फैक्टोरियल थ्री अप टू एन इंटू फैक्टोरियल एन बराबर फैक्टोरियल एन प्लस वन माइनस वन। फिर सम आ जाता है सीरीज वाला, वन का स्क्वायर प्लस टू इंटू टू का स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस टू इंटू फोर का स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर प्लस टू इंटू सिक्स का स्क्वायर इज। अगर इवन रहेगा तो एन प्लस वन का स्क्वायर अपॉन का टू, ओड रहेगा तो एन का स्क्वायर आएगा, एन प्लस वन अपॉन का टू आएगा। नेक्स्ट में टू की पावर एन लेस देन फैक्टोरियल एन, जहाँ पे एन कितने होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल्स टू फोर। एन स्क्वायर लेस देन टू की पावर एन, जहाँ एन कितना है? पाँच से बड़ा होना चाहिए। उसके बाद में टू एन लेस देन फैक्टोरियल एन प्लस टू, ऑल नेचुरल नंबर के लिए ये ट्रू है। फिर उसके बाद में अंडरूड एन लेस देन वन अपॉन का अंडरूड वन प्लस का वन अपॉन का अंडरूड टू अप टू वन अपॉन का अंडरूड एन, फोर जिसमें एन क्या है? टू से ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू है। टू प्लस फोर प्लस सिक्स प्लस अप टू टू एन बराबर एन स्क्वायर प्लस का एन। वन प्लस टू का स्क्वायर अप टू टू की पावर एन बराबर टू की पावर एन प्लस वन माइनस वन। वन प्लस फाइव प्लस नाइन प्लस का
4n माइनस का 3 बराबर n 2n माइनस 1। अभी आ जाता है सीक्वेंस वाला, ए सीक्वेंस a1 बराबर 3, ए के बराबर 7, ए के माइनस 1, जहाँ के है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो ये आ जाएगा अपने पास में रिजल्ट 3.7 की पावर n माइनस 1 फॉर ऑल नेचुरल नंबर। अगर सीक्वेंस में बी नोट बराबर 5 आ गया, बी के बराबर 4 प्लस का बी के माइनस 1 फॉर ऑल नेचुरल नंबर, तो क्या आ जाएगा अपने पास में बी एन की वैल्यू क्या रहेगी 5 प्लस का 4n। उसके बाद में डी वन बराबर 2, डी के बराबर डी के माइनस 1 अपॉन का के किससे होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो डी एन का मान क्या वैल्यू क्या आ जाएगा 2 अपॉन का फैक्टोरियल n। किसके लिए ट्रू है, सभी नेचुरल नंबर के लिए। कोस अल्फा वाला फॉर्मूला है, तो कोस अल्फा प्लस बीटा, कोस अल्फा प्लस का 2 बीटा प्लस कोस अल्फा प्लस का n माइनस 1 बीटा। तो इसमें क्या रहेगा, कोस कोस वाले में केवल एक आएगा, कोस अल्फा प्लस का n माइनस 1/2 बीटा साइन n बीटा बाई 2 अपॉन का साइन बीटा बाई 2। लेकिन जो साइन वाला है उसमें सारा साइन का रहेगा, साइन अल्फा प्लस का n माइनस 1 बीटा बाई 2 साइन n बीटा बाई 2 अपॉन का साइन बीटा बाई 2। अब आ जाता है अपने पास में ये कोस थीटा, कोस 2 थीटा, कोस 2 की स्क्वायर थीटा, कोस 2 की पावर n माइनस 1 थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास में, इस वाले में ध्यान रखना पूरा साइन में वैल्यू आएगा, साइन की पावर 2n थीटा अपॉन का 2 की पावर n साइन थीटा फॉर ऑल नेचुरल नंबर। फिर इसके बाद में आ जाता है अपने पास में साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन n थीटा, साइन n थीटा बाई 2 साइन n प्लस 1/2 थीटा अब उनका साइन थीटा बाई 2। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो साइन वाले हैं वो सारे साइन में आएंगे, लेकिन जो कोस वाले हैं उनमें एक टर्म कोस की ऐड हो जाएगी। उसके बाद में 1 अपॉन का n प्लस 1, 1 प्लस 1 अपॉन का n प्लस 2 अप टू n ग्रेटर देन 13 अपॉन का 24, जहाँ n क्या है ग्रेटर देन 1 है। और ये यहाँ पे बोल रहा है 2n इज लेस देन फैक्टोरियल n, 2n फैक्टोरियल n से लेस देन रहेगा अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 है। इसके बाद में n ग्रेटर देन 2n प्लस का 3, n ग्रेटर देन 10, देन 2 की पावर n ग्रेटर देन n क्यूब फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1, देन फैक्टोरियल n लेस देन n प्लस 1/2 की पावर n एवरी इवन पावर ऑफ ईच ओड नंबर। अगर मैं किसी ओड नंबर की इवन पावर लेता हूँ, जैसे मान लो 3 की पावर 2 ले लिया मैंने और मैं उसको 8 से डिवाइड करता हूँ, तो रिमाइंडर मेरे पास में क्या बचेगा 1 बचेगा। फिर उसके बाद में आ रहा है अपने पास में फैक्टोरियल 2n अपॉन का फैक्टोरियल n अपॉन का फैक्टोरियल n प्लस 1 इज एन इंटीजर। अगर अपन इसकी वैल्यू रखेंगे, इसमें 1 2 3 पुट करके देखेंगे तो ये अपने को इंटीजर प्राप्त होगा। 1 प्लस 4 प्लस 7 अप टू 3n माइनस का 2 बराबर n माइनस 1/2। ये वैल्यू रखने पे जैसे अपन इसको ऐड करेंगे तो 1 2 3 रखेंगे तो इनका सम करके ऐड करेंगे तो ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। एग्जाम में इनको अगर फाइंड आउट ये याद नहीं रह रहा है तो इसके लिए वैल्यू 1 2 3 ऐसे पुट करके इधर का सम करके देख लेना। 3 रख रहे हो तो 3 टर्म्स तक इसका सम करके देख लेना, ये दोनों बराबर आ गए तो वही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1 का स्क्वायर बराबर n 4n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन का 3 n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। उसके बाद में आ जाता है 1 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर अप टू 1 अपॉन n स्क्वायर लेस देन 2 माइनस 1 अपॉन का n। फिर उसके बाद में आ गया 1.2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस n प्लस 1 अपॉन इसका वैल्यू क्या रहेगा n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन का 3, जहाँ पे n की वैल्यू क्या रहेगी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। इसके बाद में ये आ गया n ग्रेटर देन 1, n की पावर 5 अपॉन का 5 प्लस n क्यूब अपॉन का 3 प्लस 7n अपॉन का 15 इज एन इंटीजर। अगर इसमें जैसे मान लो मैंने 1 रखा तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास में, जैसे मान लो एक बार के तौर पे ये एक इंटीजर मैंने बोल दिया, यहाँ पे स्टेटमेंट है, लेकिन मैं एक बार इसकी ट्रूनेस चेक करते हैं तो सत्यता के लिए मैंने 1 रख दिया, 1 अपॉन का 5 प्लस 1 अपॉन का 3 प्लस
7 अपॉन का 15। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 15 यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस का 7, तो 15 अपॉन का 15। तो ये क्या बन गया अपने पास में, इंटीजर। ऐसे फाइंड आउट करते हैं। n की पावर 7 अपॉन का 7 प्लस n की पावर 5 अपॉन का 5 प्लस 2 अपॉन 3 की पावर n 3n क्यूब माइनस n अपॉन का 105। तो इसके लिए ये क्या है, इंटीजर। यहाँ पे वैल्यू 1 2 रखेंगे तो ये इंटीजर प्राप्त हो जाएगा अपने को। इसके बाद में डिविजिबिलिटी, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, जो भी भाजकता के रूल है वो देखते हैं। भाजकता के रूल में सबसे पहले 2 के लिए क्या है, 2 के लिए सिंपल है, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए लास्ट में डिजिट। 3 के लिए सम ऑफ डिजिट्स डिवाइडेड बाई 3। 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट, 4 से 4 जो लास्ट के किसी भी संख्या के अगर लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाई 4। जैसे मान लो 1 2 आ गया, 1 6 आ गया, 2 0 आ गया, फिर 2 4 आ गया, 2 8 आ गया, 3 2 आ गया, 3 6 आ गया, ऐसे आ गए तो वो 4 से डिविजिबल है। 5 के लिए 0 और 5 होना चाहिए। 6 के लिए डिविजिबल बाई बोथ 2 एंड 3। 6 के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 एंड 3 का पता करेंगे, 2 और 3 से दोनों से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके बाद में 7 से, अब 7 वाला याद रखना है, 7 वाला थोड़ा और टाइप का है, अगर हो सके तो डिवाइड करके देख लेना या इससे फाइंड आउट कर लेना। 2 इंटू लास्ट डिजिट, जो लास्ट डिजिट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम नंबर। जो भी लास्ट का डिजिट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके और जो नंबर है उसमें से घटा देना है। अब जो बनेगा, जो बचेगा नंबर, उसको डिवाइड करना है 7 से। ये प्रोसेस जब तक करना है जब तक कि अपने को 2 नंबर की संख्या प्राप्त नहीं हो जाए, जो 2 इंटू लास्ट डिजिट वाला है, सब्ट्रैक्ट फाइंड 0। अगर वैसे डिवाइड कर लेते हो तो वो ठीक है सबसे। अगर पूछ लेता है एग्जाम में कि 7 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, तो वहाँ पे ये काम देगा कि 2 इंटू लास्ट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम नंबर देन फाइंड 0 एंड डिवाइडेड। अगर 0 आ गया तो वो डिविजिबल है, और 0 नहीं आया तो 7 से डिवाइड करके फाइंड आउट करना पड़ेगा। 8 का क्या है, लास्ट 3 डिजिट। 2 का क्या था, 2 का क्या था, 0 2 4 6 8। 4 का क्या था, लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए। 6 का क्या था, 2 एंड 3 से डिवाइड होना चाहिए। 8 का क्या है, 3 डिजिट। 8 में क्या आ जाएगा, 3 डिजिट। 4 में क्या है, 2 डिजिट। उसके बाद में 9 में सम ऑफ 3 का कितना है, सम ऑफ डिजिट्स डिवाइडेड बाई 3। सेम 9 में है सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाई 9। 10 का तो सबको पता है लास्ट में 0 होना चाहिए। 11 डिफरेंसेज ऑफ सम ऑफ इवन पैलेसेज। 11 का थोड़ा स्पेशल है, 7 का 11 का। डिफरेंसेज ऑफ सम, जो भी इवन नंबर पे डिजिट्स है उनका सम, और जो ऑड नंबर पे डिजिट्स है उनका सम, दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करके उसको डिवाइड करेंगे 11 से। अगर वो डिवाइड हो जाता है तो डिविजिबल है, या तो नहीं हुआ तो फिर नहीं है। 12 का क्या है, 3 एंड 4। 13 का क्या है, 4 इंटू लास्ट डिजिट। 4 इंटू लास्ट डिजिट प्लस रिमेनिंग नंबर प्रोसेस विल कंटिन्यू अंटिल 2 डिजिट नंबर गेटिंग देन चेक इट डिवाइडेड बाई 13 और नॉट। तो 13 का वैसे पूछता नहीं है, लेकिन एग्जाम में केवल और केवल ये पूछ सकता है कि इसका जो डिविजिबिलिटी रूल है क्या है। बाकी वैसे तो 13 का अभी इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा तो फिर उससे बेसिक रूल से डिवाइडेशन वाले से करना पड़ेगा। 4 इंटू लास्ट डिजिट प्लस रिमेनिंग नंबर, जो रिमेनिंग नंबर है उसको जोड़ देना है 4 इंटू लास्ट डिजिट से। लास्ट डिजिट को छोड़ के जो बचे बाकी नंबर में जोड़ देना है। जब तक दो अंकों की संख्या प्राप्त नहीं होती तब तक ये प्रोसेस करते रहना है, और फिर उसके बाद में चेक करना है कि 13 से डिवाइड हो रहा या नहीं हो रहा। उसके बाद में आता है अपना कॉन्ग्रुएंसी। दूसरा सेकंड टॉपिक है इसका। सेकंड टॉपिक था डिविजिबिलिटी, थर्ड टॉपिक है अपना कॉन्ग्रुएंसी। इसमें एलिमेंट्री नंबर थ्योरी में ये अपना थर्ड टॉपिक है कॉन्ग्रुएंस।
तो कॉन्ग्रुएंस में क्या है कि अपने को कॉन्ग्रुएंस स्पेशली किस लिए यूज किया जाता है कि जब बहुत बड़ी संख्या हो और अपन को डिवाइड करना हो, उसका HCF GCD वगैरह फाइंड आउट करना हो, तो उसमें आसानी रहती है। इसकी मदद से आसानी से अपन डिविजिबिलिटी के लिए बेसिकली यूज होता है कि डिविजिबिलिटी को आसान बनाने के लिए। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए ये है इसका फॉर्मूला, मेन बेसिक जो स्टेटमेंट है इसकी वो ये है। ए इसको पढ़ेंगे ए कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो बी मॉड ऑफ एन, और इसका मीनिंग क्या होता है, ए माइनस बी डिवाइडेड एन, ये इसका मीनिंग होता है। ए में से मैं बी को घटाऊंगा और एन से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर ये डिवाइड नहीं हो रहा है, पूरा डिवाइड नहीं हो पा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इनकॉन्ग्रुएंट मॉडुलो, और इसको इस साइन से दिखा देंगे। और ये जैसे मान लो सेकेंड लाइन में लिखा है, ओल्ड करके लिखा है मैंने, ए कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो एन बी, तो ये क्या बोल रहा है, अगर मैं ए को एन बी से डिवाइड करूंगा तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा मेरे पास में, और कोई इंटीजर देगा। उसके बाद में लिस्ट रेजिड्यू। लिस्ट रेजिड्यू किसको बोलते हैं, ए कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो बी मॉड ऑफ एन। तो यहाँ पे क्या इसको कंप्लीटली पढ़ते हैं, ए कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो बी, ए कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो बी ऑफ एन, ये पढ़ते हैं। इसको पढ़ने का है ए कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो बी ऑफ एन, और यहाँ पे ये b की वैल्यू क्या रहेगी, 0 से तो बड़ा रहेगा, इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है, और n से हमेशा छोटा रहेगा ये। देन b इज कॉल्ड द लिस्ट रेजिड्यू ऑफ a mod ऑफ n, a modulo n। मिनिमल रेजिड्यू, इफ a congruent modulo b ऑफ n एंड जहाँ पे b कहाँ से रहेगा, ये ले लिया मोड, 0 mod of b greater than equals to 0 less than equals to n by 2, then b is called the minimal residue of a mod of n। अब इसकी प्रॉपर्टीज है रिफ्लेक्सिव लो। रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं अपन, सेम एलिमेंट लेते हैं। तो यहाँ पे भी अगर मैं a कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो a ऑफ n, a कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो a ऑफ n कर लिया मैंने, तो a माइनस का a 0 बच जाएगा मेरे पास में, तो ये n से डिवाइड हो गई। तो जो कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो है वो रिफ्लेक्सिव लॉ सेटिस्फाई करता है। सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं, a b और b a, अगर ये दोनों सेम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाते हैं तो ये क्या रहेगा, सिमेट्रिक। यही फाइंड आउट करते हैं। तो a कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो b ऑफ n, देन b कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो a ऑफ मॉड ऑफ n। अगर a को a माइनस b डिवाइडेड n, तो b माइनस a अपॉन डिवाइडेड n, ये हो जाता है। तो ये दोनों क्या करते हैं, सिमेट्रिक लॉ सेटिस्फाई करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या लेते हैं, 3 एलिमेंट लेते हैं, 3 एलिमेंट्स ए बी बी सी ए सी। अगर ए बी के लिए ट्रू है, बी सी के लिए ट्रू है, तो ए सी के लिए ट्रू होगा। तो ए कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो बी ऑफ एन, बी कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो सी ऑफ एन, देन ए कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो सी ऑफ एन होगा, ये ट्रू रहेगा। उसके बाद में कॉन्ग्रुएंसी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कॉन्ग्रुएंसी एक इक्विवेलेंस रिलेशन होती है, ए कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो बी ऑफ एन, या फिर ए प्लस एन क्यू। अगर मैं इसमें एन क्यू जोड़ दिया तो माइनस बी करता हूँ, तो क्योंकि ये पहले वाला डिवाइडेड है, हम लोग जानते हैं कि ए माइनस बी अपॉन एन, ये डिवाइडेड है, यहाँ पे कुछ इंटीजर अपन को प्राप्त हो रहा है। तो ये यहाँ पे n से डिवाइड करूँगा, तो यहाँ पे a माइनस बी अपॉन का n प्लस एन क्यू अपॉन का n, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, क्यों बचेगा अपने पास में a माइनस का b अपॉन का n,
ये पहले से ऑलरेडी जानते हैं। तो ए कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो बी ऑफ एन है, तो ए प्लस एन क्यू कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो बी ऑफ एन, ये सत्य रहेगा। ये सीधा स्टेटमेंट पूछ सकता है। अब इसके बाद में इसकी कोरिगेंडम है ऊपर में है ए कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो बी ऑफ एन, देन ए प्लस माइनस बी और कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो बी ऑफ मोड ऑफ एन। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लो मैंने मान लिया ए प्लस बी, ये ले लिया बी मोड ऑफ एन, तो यहाँ पे अगर मैं इधर ले आता हूँ बी को, तो ए प्लस बी माइनस बी अपॉन का एन, और अपने पास में पहले क्या दे रखा है इसने, ए माइनस का बी अपॉन का एन, ये डिवाइडेड है, तो ये भी डिवाइडेड रहेगा। इसके बाद में आता है फिफ्थ जो इसकी प्रॉपर्टी है, ए कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो बी ऑफ एन एंड सी कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो डी ऑफ एन, देन ए प्लस सी कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो बी प्लस डी मोड ऑफ एन। तो यहाँ पे जैसे मान लो मैंने ले लिया, पहले वाला बोल रहा है, पहले वाले का मीनिंग है ए कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो बी ऑफ एन का ए माइनस बी अपॉन का एन, और दूसरे वाले का सी माइनस डी अपॉन का एन। ये है। अब ये यहाँ पे क्या मीनिंग निकल रहा है अपने पास में, ए प्लस का सी माइनस बी प्लस का डी, ये मीनिंग है अपने पास में डिवाइडेड बाई एन। अगर मैं दोनों को जोड़ देता हूँ, इसको और इसको दोनों को जोड़ देता हूँ मैं, इधर देख लेते हैं, तो ऐड करने पे मेरे पास में मिलेगा सी माइनस का डी अपॉन का एन, तो ए प्लस का सी अपॉन का एन माइनस बी प्लस का डी अपॉन का एन, तो ये ट्रू है। तो क्या है यहाँ पे, ए कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो बी ऑफ एन एंड सी कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो डी ऑफ एन, देन ए प्लस सी कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो बी प्लस डी मोड ऑफ एन। और इसके ऊपर में क्या है, ये है नीचे इसके ऊपर में है एक ए कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो बी ऑफ एन, तो किसी भी इंटीजर्स के लिए यहाँ पे केवल और केवल जो कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो है इंटीजर्स पे बात कर रहा है, तो ए प्लस बी कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो बी प्लस सी ऑफ एन, इसके लिए ट्रू रहेगा। उसके बाद में सिक्स प्रॉपर्टी है, ए कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो बी ऑफ एन एंड सी कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो डी ऑफ एन, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई भी डिवाइडेड रहेगा। ए सी कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो बी डी ऑफ एन, तो यहाँ पे जैसे मान लो पहले का मीनिंग ये बन रहा है मेरे पास में, दूसरे का ये बन रहा है, दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ए सी माइनस का ए डी बी सी माइनस का बी डी अपॉन का एन स्क्वायर, तो इसका देखेंगे तो इसका भी ए सी माइनस का बी डी, ये बी सी, ये बी सी आ जाएगा, ए डी आ जाएगा, तो ये डिवाइडेड रहेगा। फिर यहाँ बोलता है ये, इसको हटा देते हैं, ये तो केवल बेसिकली समझाने के लिए था। इसके बाद में ए कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो बी ऑफ मोड ऑफ बी ऑफ एन, तो इसका क्या रहेगा, ए सी कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो बी सी ऑफ एन। तो अगर मैं जैसे मान लो ये है ए माइनस का बी अपॉन का एन, इसका मीनिंग ये है ए कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो बी ऑफ एन का, तो मैं सी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो सी से मल्टीप्लाई करने पे भी ये डिवाइड रहेगा, तो सी ए माइनस बी अपॉन एन, बेसिक टर्म तो यही रहेगी अपने पास में। इसके बाद में ए बी कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो ए सी ऑफ एन, तो ये बोल रहा है ए बी माइनस का ए सी अपॉन का एन। अगर मैंने ए में कॉमन ले लेता हूँ तो बी माइनस का सी अपॉन का एन, तो ये इसका मीनिंग क्या बोल रहा है, ये बी कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो सी मोड ऑफ एन अपॉन का जी सी डी ऑफ ए एन। यहाँ पे जी सी डी ऑफ ए एन, एन किससे डिवाइड होना चाहिए, जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, जो जी सी डी है ए और एन का, उससे एन डिविजिबल होना चाहिए, तभी ये सत्य है। उसके बाद में इसकी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है,
ये देख लेते हैं। 2 इंटीजर्स आर कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो इफ ओनली इफ दे लीव द सेम रिमाइंडर्स। दो इंटीजर्स कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो में कहेंगे अगर वो सेम डिवाइड करने पे सेम रिमाइंडर देते हैं। इसका सिंपल मीनिंग देखना चाहे तो ए कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो बी ऑफ एन, तो ये रहना चाहिए हमेशा एम से डिवाइड होना चाहिए ए माइनस का बी। ये यहाँ पे एम आएगा, ये भी एम आएगा, ए माइनस का बी, ये डिवाइड का चिन्ह होता है। एलिमेंट्री नंबर थ्योरी में इस वाले को डिवाइड का चिन्ह बोलते हैं, एम डिवाइड बाई ए माइनस का बी। फिर सेकेंड थ्योरम है इसकी, एन इंटीजर इज कॉन्ग्रुएंट टू इट्स रिमाइंडर, दैट इज इफ आर इज द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग ए बाई एम देन ए कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो आर मोड ऑफ एन। ये स्टेटमेंट के तौर पे याद रख लेना, एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद में अपने पास में है एग्जाम्पल है इसके, कुछ एग्जाम्पल है सेलेक्टेड मैंने लिए हैं। ए की पावर एन कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो, ये 3 का साइन रहेगा, ए मोड ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो ए ऑफ ए माइनस 1, जहाँ ए क्या रहेगा 1 से ग्रेटर देन रहेगा। क्यों रहेगा, जैसे मान लो इसका मीनिंग ये निकल रहा है कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो का, ये ए माइनस 1, तो 1 रखते ही तो क्या हो जाएगा अपने पास में 0 बन जाएगा, 0 बनते ही ये इनफाइनाइट बन जाएगा। अगर मैं ए कॉमन ले लेता हूँ तो ए की पावर एन माइनस 1 माइनस 1 ए माइनस 1, तो ये डिविजिबल रहेगा। फिर उसके बाद में इसका रिमाइंडर निकालने के लिए बोल रहा है, रिमाइंडर वेयर द सम 1 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5 अप टू 100 की पावर 5 इज डिवाइडेड बाई 4। अगर ये 4 से डिवाइडेड होता है, ये अपने पास में 2 की पावर 5 3 की पावर 5 4 की पावर 5 अप टू 100 की पावर 5, तो ये 4 से डिवाइडेड होता है तो ये 0 देता है, मतलब फुल डिवाइड होता है। फिर बोलता है ये यहाँ पे ये वाले थ्योरम याद रख लेना, इससे बहुत क्वेश्चन होते हैं। ए की पावर एन कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो बी की पावर एन ऑफ एन डिवाइड्स बाई ए प्लस का बी, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ये इसका इन जनरल फॉर्म मीनिंग है। फिर लीनियर कॉन्ग्रुएंसी, लीनियर कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो किसको बोलते हैं, ए एक्स कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो बी ऑफ मोड ऑफ एम, जहाँ ए क्या रहेगा नॉट इक्वल्स टू 0 ये रहेगा, तो ये है कॉन्ग्रुएंट लीनियर कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो। उसके बाद में थ्योरम है द लीनियर कॉन्ग्रुएंस ए एक्स कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो बी ऑफ एन हैज ए, ये यहाँ पे क्या लिखा है, हैज ए साइन, ये देखना पड़ेगा, इसको बाद में देखते हैं। इफ डी अपॉन बी, ये कल देखते हैं इसको, ये कल CRT थ्योरम करवाएंगे, तो ये आज तक इतना ही करते हैं।